में खेल और खिलाड़ियों की बात होती है, उनके अचीवमेंट की बात होती है, तो उनके परिश्रम की भी बात होनी चाहिए। और इसी को लेकर हिंद आवाज़ और खेल ढाबा संयुक्त रूप से जो वीडियो श्रृंखला खेल खिलाड़ियों और के संघर्ष को लेकर आता है, तो उसी कड़ी में आज हम एक ऐसे परिवार के बीच आए हैं जिसके 2 जनरेशन बास्केटबॉल को समर्पित है। तो उसी परिवार का एक सब छोटा सदस्य आज विदेशों में अपना नाम, राज्य का नाम रोशन कर रहा। तो वहीं उसके चाचा, 2 चाचा, जिन्होंने बास्केटबॉल की नींव अपने घर में रखी, आगे बढ़ाया और आज इस मुकाम तक अपने भतीजे को पहुंचाया कि वो अपना नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ग्राउंडों में लिख रहा है। जहां लोगों के, जो बास्केटबॉल खिलाड़ियों का जो सपना होता है, जिसे कहते हैं कि अपना मतलब कहा जाए उनका अलग एक खेल कुंभ MBA, आज जहां हर बास्केटबॉल प्लेयर पहुंचना चाहता है, आज वहां के मुकाम को भी वो हासिल कर रहा है। आज चाहे वो इंडिया हो, इंडिया से निकल के अमेरिका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रिया, सब जगह अपने परचम को लहराते चल रहा है। तो आइए हम बात करते हैं रॉबिन बनर्जी से। साथ में हम बात करेंगे उनके चाचा देवाशीष बनर्जी, जो बिहार के एक कोच भी हैं और एक नेशनल प्लेयर रहे हैं। तो उनके साथ ही उनके छोटे भाई शुभाशीष बनर्जी, जो खुद एक नेशनल प्लेयर रहे हैं और आज बिहार सरकार में कार्यरत हैं। तो खिलाड़ियों से बातचीत के क्रम में हम अभी रॉबिन बनर्जी, नाम बिहार के लिए बहुत बड़ा है, इसलिए कि इनकी उपलब्धि, जितने उम्र में ये जितने छोटे हैं उतनी बड़ी इनकी उपलब्धि है। आज पटना के एक छोटे से मोहल्ले से निकलकर पूरे बिहार का कौन कहे राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम देश विदेश में लहरा रहे हैं। तो पहले हम रॉबिन का स्वागत करते हैं अपने चैनल में। रॉबिन, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। रॉबिन, अपने परिश्रम को ज़रा बताएं, कैसे इस मुकाम को एक पटना के गलियों से निकलकर आज देश विदेश में अपना पहचान बना रहे हैं, इसके लिए किसका श्रेय आप इसको दे रहे हैं? इसके लिए हम पूरा श्रेय अपने चाचा को देंगे, क्योंकि मेरे पहले कोच वही थे। उनके साथ ही मैंने जितना ही बास्केटबॉल खेलना शुरू किया उनके साथ ही किया, उनके अंडर में ही किया। उसके बाद फिर मैं बाहर बनारस गया 1 साल के लिए। फिर 1 साल पे वहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद कोच विभोर विकवंशी के अंडर, फिर वहाँ से मेरा चयन NBA अकेडमी इंडिया के लिए हुआ और अब मैं वहाँ पे खेल रहा हूँ। अच्छा, आप यहाँ से गए जब आपकी उम्र 9th क्लास के आप स्टूडेंट रहे उस समय? जब मैं यहाँ से गया तब मैं 8th स्टैंडर्ड में था। अच्छा, यहाँ की सुविधाएं और वहाँ सुविधा, इन दोनों को आप कैसे लेते हैं? यहाँ और बनारस की सुविधाएं में कुछ ज़्यादा डिफरेंस था नहीं, वो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही था। मतलब सेम ही स्कूल थे, सब कुछ प्रैक्टिस लेवल सब सेम ही था। लेकिन बस वही था कि वहाँ पे हम ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देते थे और पढ़ाई पे थोड़ा कम था। लेकिन वही जब मैं एकेडमी में चला गया तो एकेडमी में जाने के बाद मतलब प्रैक्टिस का एक अलग ही लेवल समझ में आया कि प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं पढ़ाई के साथ एकदम मैच करके सेम पेज पे लाके। लेकिन वही चीज़ अगर बनारस में अगर करते और यहाँ बिहार में करते तो वो सेम नहीं हो पाता है। अगर आप बास्केटबॉल खेले या कोई भी स्पोर्ट्स खेले तो आपको स्पोर्ट्स में पूरा ध्यान देना पड़ता है और पढ़ाई में थोड़ा कम देना पड़ता है। फिर पढ़ाई करो तो पूरा पढ़ाई में देना पड़ता है। लेकिन जब मैं एकेडमी में गया तो एकेडमी में समझ में आया कि नहीं, जितना इंपॉर्टेंस आपके स्पोर्ट्स करियर का है सेम इंपॉर्टेंस आपके ये एकेडमिक करियर का भी है। अगर आप बिना पढ़े लिखे कुछ खेलते हो तो आप ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाओगे, आप जहाँ थे वहीं पे रह जाते हो। अच्छा, आज आप विदेशों में भी खेले, कई जगह आपने कैंप भी लिया, आप जैसे कि चाइना गए, ऑस्ट्रेलिया गए, हंगरी और बांग्लादेश में भी खेला। इन सब जगहों पे क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा या उन दिक्कतों को आपने कैसे टैकल किया? हाँ सर, दिक्कतें तो बस ज़्यादा कोई दिक्कत थी नहीं, वहाँ पे लोग अच्छे थे वहाँ के। लेकिन बस दिक्कत एक ही चीज़ की थी कि वो हमसे ज़्यादा बड़े और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मतलब स्ट्रेंथ वाइज वो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे थे। तो बस वही चीज़ में इंडिया हर जगह लैक कर जाती, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट उतना सपोर्ट नहीं करती है क्रिकेट के अलावा और कोई स्पोर्ट्स को। तो बस हम वहीं पे बस पीछे पड़े, लेकिन उसके अलावा हम हर चीज़ में उनके साथ ही थे। हर चीज़ में आप उनके साथ, आपका कहना है। लेकिन जो खिलाड़ियों की स्थिति, डाइट का लेके बात करें या आप ट्रेनिंग की बात करें, वैसी ट्रेनिंग और डाइट तो अभी पूरे इंडिया लेवल पे उपलब्ध है कि नहीं? नहीं, हाँ, NBA अकेडमी इंडिया में तो वो उपलब्ध है। वो मतलब एकेडमी उसी स्ट्रक्चर से बनी है। क्या NBA अकेडमी जो है वो US बेस्ड एक ये लीग होती है NBA,
वही उन्होंने ही पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 5 जगह अकेडमी खोली, जिनमें से एक इंडिया में भी है। तो वहाँ पे कोच भी सारे फॉरेनर्स ही हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग भी फॉरेनर कोचेज़ ही देते हैं हमें। तो वहाँ पे डाइट न्यूट्रिशन सब कुछ फॉरेन स्टाइल में ही होता है। लेकिन वही है कि यहाँ के सारे बंदे तो इंडिया नहीं खेलते ना सर, मतलब एकेडमी के सारे बंदे इंडिया नहीं खेलते, एकेडमी के सिर्फ 2-3 ही होते हैं। लेकिन जो बाकी के होते हैं वो कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं, और फिर उन्हीं से मैच करने के चक्कर में हम लोग का गेम थोड़ा। अच्छा, अपने पारिवारिक दृष्टिकोण पे आर्थिक रूप से किस तरह आपकी परिवार संघर्ष करे आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में, इस पे ज़्यादा खलता है? जैसे कि फैमिली का तो सपोर्ट बचपन से बहुत था बास्केटबॉल में, क्योंकि मैं फैमिली सपोर्ट ही बास्केटबॉल है। लेकिन वही चीज़ अगर फैमिली से सपोर्ट नहीं कर पाती, अगर फैमिली पहले से बास्केटबॉल में नहीं होती, तब हर एक फैमिली को यही होता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई या फेडरेशन की तरफ से आपको कोई ज़्यादा हेल्प नहीं मिलता है। अभी बोला कि जब ये कोविड का सिचुएशन है, तो अभी BFI वगैरह थोड़े ये क्या नाम है लाइफ इंश्योरेंस दे रही है इंडियन प्लेयर्स को, लेकिन उसके अलावा और कोई सपोर्ट नहीं मिलता है हमको गवर्नमेंट की तरफ से। तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि अभी अकेडमी में रहने के बावजूद भी मुझे US से काफ़ी सारे स्कॉलरशिप के ये आ रहे हैं, लेकिन वही स्कॉलरशिप को 100% नहीं देते हैं, वो 65 to 75% स्कॉलरशिप देते हैं। लेकिन बाकी का जो 35 to 25% है वो कुछ नहीं तो अराउंड 18 लाख के अराउंड होता है पर ईयर। तो वो हम अभी भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उसी के वजह से इसकी वजह से आपको अपना ये कैंप छोड़ना भी पड़ सकता है। तो इसके वजह से हमें अपने ड्रीम्स छोड़ने पड़ते हैं सर। उसके वजह से हम इंडिया में फंस रहे जाते, बस इंडिया में ही खेल रहे हैं, लेकिन इसके बाद का कुछ देख नहीं पा रहे अपना फ्यूचर नहीं देख पा। लेकिन आगे का क्या लक्ष्य है? अगर पैसे सपोर्ट हो जाए, गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे या किसी तरह से ये पैसे, तो आगे आपका लक्ष्य क्या है? तो सर अगर सपोर्ट मिल जाए अगर उस चीज़ का, तो हम US में जाकर खेलेंगे। जैसे कि क्रिकेट का सबसे बड़ा लीग IPL कहते हैं ना, वैसे बास्केटबॉल में सबसे बड़ा लीग NBA होता है, जो कि US में है। तो हमारा ड्रीम भी वही है, और आई थिंक हर बास्केटबॉल प्लेयर का ड्रीम वही है कि NBA में खेलना। तो अगर फाइनेंशियल एड अगर मिल जाए हमें, तो हम भी US में जाके खेलें और वहाँ पे जाकर अपना गेम दिखाएं। अच्छा, आप बनारस में हैं, आपके अलावा आपके चाचा, 2 चाचा, हाँ, एक चाचा ने इसी से अपनी उपलब्धि, तो क्या ऐसा कुछ सोच है कि आपको भी सरकारी नौकरी लेना है या MBA खेलना है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी जॉब भी एक टाइम पे सही होगा, लेकिन पहला ट्राई वही होगा कि बाहर कहीं और खेलने का। पहले तो स्पोर्ट्स करियर बनाना, अगर स्पोर्ट्स करियर नहीं बनता है तो फिर वो एक ऑप्शन है कि सरकारी जॉब ले लें, या फिर कोई और वैसे ही कोई जॉब ले लें, ONGC या इंडियन रेलवेज़ या कहीं पे भी। चलिए, बधाई आपको और शुभकामनाएं भी कि आप आगे बढ़ें। अब आगे हम बात करते हैं रॉबिन के चाचा जी से। जो इनके प्रारंभिक कोच भी रहे हैं, और आज भी इसके बावजूद आज भी कई खिलाड़ियों को संवार रहे हैं। उनका नाम है देवाशीष बैनर्जी, और जो पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में यूथ फॉर्म बास्केटबॉल एकेडमी चला रहे हैं, और इनके अंडर में कई बच्चे आज प्रशिक्षित हो रहे हैं। तो हम इनसे भी बातचीत करते हैं। तो देवाशीष जी, आपका पहले हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये होती है कि घर में देखने को मिल रही है कि आज आपके शिक्षित इसमें बच्चे, आपका भतीजा ही देश विदेश में आपका नाम रोशन कर रहा, बिहार के साथ साथ। तो इसकी उपलब्धियों को आप किस नज़र से देखते हैं? अभी तो जैसा हमको लगता है कि जो इसका अचीवमेंट है, मतलब जो यहाँ स्टेट प्लेयर्स हैं उस हिसाब से कुछ मतलब अच्छा ही है, बट जो टारगेट है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। थोड़ा और मतलब अचीवमेंट वाइज ऊपर जाना होगा, सीनियर खेलना होगा, या मतलब फॉरेन जाके वहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद NBA तक जाना होगा इनको। अच्छा, अभी जो वर्तमान हालात हैं बिहार में खेल की, उसको लेकर अगर आप अपने भतीजे को देखें, जो बच्चे आज आपके भी एकेडमी में बहुत सारे बच्चे हैं खेल रहे हैं, तो उनके और अपने भतीजों के बीच में क्या देख रहे हैं कि कैसे इसे भी आपने ही ट्रेंड किया, तो दूसरे बच्चे ऐसे तैयार हो रहे हैं? हैं, कुछ बच्चे हैं तैयार हो रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक लड़की है जो आपको जूनियर NBA में भी सेलेक्ट होकर जूनियर NBA वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली है।
बट क्या है एक ही दो बच्चों के लिए स्कोप बन रहा है, बहुत बड़े ह्यूज लेवल पे नहीं बन पा रहा है। उसका बहुत तरह का उसमें प्रॉब्लम है, जैसे कोई गवर्नमेंट हेल्प नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो एकेडमीज़ चल रही हैं वो कोच के लेवल पे ही चल रही है, कोच इंटरेस्ट ले रहे हैं तो चल रही है, नहीं तो मतलब कोई गवर्नमेंट या जो नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस है उनके थ्रू मतलब एक दो ग्राउंड छोड़ के बाकी कहीं वो सपोर्ट नहीं है, जिस कारण से बच्चे नहीं ह्यूज लेवल पे ऊपर आ पा रहे हैं। अच्छा, तो जैसे बिहार के ये बच्चे इतना टैलेंट दे रहे हैं, अपने मेहनत से परिश्रम से आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या बिहार ये बास्केटबॉल फेडरेशन वगैरह ये एसोसिएशन कुछ काम नहीं कर रही? एसोसिएशन तो काम कर ही रहा है, नेशनल टीम भेज रही है, नेशनल खिला रही है, बट क्या है कि ये कॉमन सिस्टम है जो हर कोई फॉलो करता है। कुछ आपको एक्स्ट्रा करना होगा। एकेडमीज जैसे इस स्टेट में लगभग 28-29-38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको देखना होगा। एसोसिएशन डेवलप तभी होगा जब आप कोचेज़ एंड क्लब्स को डेवलप कीजिएगा। अगर कोच को डेवलप कीजिएगा तो वो प्लेयर्स में इंटरेस्ट लेंगे और क्वांटिटी वाइज प्लेयर तैयार करेंगे और उसी क्वांटिटी से आपको क्वालिटी आएगा। उसी में से सिलेक्शन करके आप अगर 100 प्लेयर खेल रहे हैं तो उसमें से हो सकता है 8 ही प्लेयर आपको दिखेंगे और ये 8 प्लेयर में से आपको इंटरनेशनल लेवल पे या आपको नेशनल लेवल पे ये प्लेयर्स जाएंगे। अच्छा, अभी जो हालात हैं, अगर हम थोड़ा सा हट के बात करें तो कोरोना काल पिछले 1.5 सालों से सारे एकेडमी वगैरह बंद हैं, खेल गतिविधि पूरे बिहार में बंद है। तो ऐसे में आपने अपने को अपना आर्थिक ये कैसे मतलब कहा जाए कि कैसे चलाया, कैसे घर परिवार चलाने में क्या क्या बाधाएं आई हो रहा है? एक्चुअली सर ऐसा है कि हम एकेडमी चलाते हैं, लेकिन मेरा कोई एकेडमी चलाना कोई बिज़नेस नहीं है, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। चूँकि लगभग 84 से मैं बास्केटबॉल में हूँ और 96 से कोचिंग दे रहा हूँ, तो एक इंटरेस्ट बना हुआ है कि बास्केटबॉल डेवलप हो भी स्टेट में, तो इस कारण से मैं कोचिंग देता हूँ। क्लब जब थी तो उस समय कुछ अर्न होता भी था पैसा, लेकिन ये लॉकडाउन पीरियड में ये सारा चीज़ ख़त्म हो गया है। तो कुछ मेरा कुछ दूसरे एक्टिविटीज़ में भी मैं काम करता हूँ, जैसे आपको मेरा पेंटिंग अच्छा है, फाइन आर्ट्स में मुझे डिग्री है, तो वो फाइन आर्ट्स का कुछ कंप्यूटर वर्क काम अच्छा करता हूँ, तो उन सबों से थोड़ा बहुत पैसा अरेंज होता है और उससे घर चलता है। मतलब कहा जाए कि आप मतलब पेंटिंग के थ्रू अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बास्केटबॉल से वैसा कुछ आप नहीं है। तो बिहार सरकार से कोई उम्मीद? सर मेरे लिए तो कोई उम्मीद नहीं हम करते हैं। हम सिस्टम को सही करने का रिक्वेस्ट करते हैं इन लोगों से। अभी जैसे ये बच्चा है जो रॉबिन है, इसने भरा था अभी आपको सम्मानित के लिए, पता नहीं क्यों सेलेक्ट नहीं करते ये लोग। सुनने में जो आता है कुछ इशू है कि अदर स्टेट से खेल रहे हैं तो ये खेल रहे हैं, तो ऐसा बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको इस तरह का अवार्ड मतलब ये इधर उधर से खेलने के बाद भी सम्मानित किया गया है। तो जब तक प्लेयर को आप प्रमोट नहीं करेंगे, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, तो प्लेयर ऊपर नहीं आएगा। ये तो बात सही कहना तो कि दूसरे स्टेट का ये लगा दिया गया, तो लेकिन यहाँ तो और भी ऐसे कई चेहरे हैं जो अदर स्टेट से खेले और नाम बिहार सम्मानित और ब्रांड तक बना दिया जा रहा है, सम्मानित हुए हैं। अभी हम आपको एग्जांपल दे सकते हैं, श्रेयसी सिंह दिल्ली से खेलती थी, उन लोगों को उसके अवार्ड मिला, लेकिन उसी ईयर इसने अप्लाई किया, इसको नहीं मिला। और जबकि इसका अचीवमेंट अच्छा था। ये आपको अंडर 16 में सैप गेम साउथ एशियन गेम में गोल्ड मेडलिस्ट रहा। बांग्लादेश जो गया था ये वहाँ साउथ एशियन गेम्स खेलने गया था, इंडिया रिप्रेजेंट किया, इसमें गोल्ड मेडलिस्ट रहा, उसके बावजूद इसको अवार्ड नहीं मिला। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं आपके बाद का जनरेशन का बच्चा आज आगे जा रहा है, लेकिन जो बिहार की स्थिति है, तो क्या आगे की पीढ़ी, आपके परिवार की आगे की पीढ़ी को भी इसमें आप, क्योंकि आपका भी संघर्ष रहा जीवन में, रॉबिन भी संघर्ष कर रहा है, भले ही अपने कुछ उपलब्धियों से आज विदेश जा रहा है, तो क्या आगे की जनरेशन को आप बास्केटबॉल में फिर आने के लिए कहेंगे? सर चूँकि बास्केटबॉल में शुरू से हैं
तो हालांकि कभी कभी लगता है कि इस गेम में नहीं डालेंगे, क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स बहुत हावी होता जा रहा है गेम में। तो और जहाँ तक मेरा जो पोजीशन है उसमें बहुत ज़्यादा इन लोगों को सफ़र करना पड़ जाता है। इसको ही सफ़र करना पड़ जा रहा था कि इसका सिलेक्शन मेरे थ्रू होता है, मेरे बोलने पे होता है। लेकिन जो हमको जो समझ में आता है, कोई NBA जो NBA जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ मेरे बोलने पे सिलेक्शन हो जाएगा। अगर गेम आपके पास क्वालिटी नहीं रहेगा तो होगा नहीं। तो इन सब बातों को सुनने के बाद नहीं लगता था कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को इस गेम में नहीं डालेंगे। बट क्या है, एक इंटरेस्ट है, और चूँकि हम 35 साल ट्रेनिंग मतलब एज ए कोच बिताए हैं और लगभग 15 साल आपको एज ए प्लेयर बिताए हैं, तो इतना जल्दी भी छोड़ेंगे नहीं। आगे का जनरेशन को भी प्रमोट करेंगे हम अपने जनरेशन को, कोशिश करेंगे। चूँकि मेरा छोटा बेटा श्रेष्ठ है, अभी 8 ही साल का है, अच्छा बास्केटबॉल खेलता है, रेगुलर ग्राउंड में जाता है और बड़ों जैसा मेहनत करता है, तो हमको लगता है वो भी प्लेयर बनेगा, तो नेक्स्ट जनरेशन खेलेगा सर। जब आपका खिलाड़ी जीवन को अगर हम के और जाएं तो बहुत संघर्ष भरा रहा, तो उस संघर्ष को आप हमारे आगे के जनरेशन को कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे आपने संघर्ष करके अपने को आज कोच तक स्थापित किया है? सर संघर्ष का है नशा कि संघर्ष तो मेरी लाइफ में लगा रहा है। चूँकि एक कोच थे मेरे, नंदन सिंह नागरकोटिया, एक उत्पल गांगुली, इन्हीं के बदौलत आज जो भी बास्केटबॉल में हम इन्हीं के बदौलत हैं। उनके ट्रेनिंग के बदौलत, उनका जो मेंटालिटी था वो मेरे पर्सनालिटी में बहुत हावी हुआ, जिस कारण से आज तक हम बास्केटबॉल में हैं। और शुरू से पापा चूँकि आर्टिस्ट हैं और एक सिस्टम था कि आपको खाना पीना है, ज़िंदगी काट देना है, तो उस हिसाब से पापा का लाइफ बीता। तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है नहीं, किराए के घर में रहते हैं, तो स्ट्रगल तो था ही। और खुद भी बहुत मेहनत करके इस स्टैंडर्ड तक पहुँचे हैं और आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फ्यूचर देखते हैं, हम चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा लोग है इतना कर दें कि वो लोग उन लोगों को ये फेस नहीं करना पड़े। सर एक थॉट और आपको बोलना चाहते हैं, सिर्फ मेरे भतीजे के लिए नहीं, हर वैसे प्लेयर के लिए। जैसे अभी मेरा भतीजे को अभी +2 पास किया, इसको USA, स्पेन, यहाँ से आपको कॉलेजेस से कॉल आ रहा है, स्कॉलरशिप के थ्रू आ रहा है, बट स्कॉलरशिप 65% मिलता है। अब ये 35% जो आपको देना होता है, ये इंडियन करेंसी के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट है, लगभग 18 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपीज़ के आसपास आता है। तो हम यहाँ के जो स्पॉन्सर हैं और जो यहाँ का गवर्नमेंट है, इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ऐसे प्लेयर पे ज़रा ध्यान दे और इनका जो ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कराए। ये तो चूँकि बास्केटबॉल में है, इसको बन रहा है तो मुझे दिख रहा है, ऐसा सारे स्पोर्ट्स में होगा जहाँ ऐसा स्कोप बन रहा होगा, और ये सफ़र कर रहे हैं, वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है यहाँ के स्पॉन्सर से और आपको ये बिज़नेस आइकॉन लोगों से और गवर्नमेंट से कि ऐसे प्लेयर को कम से कम इस वे में कुछ सपोर्ट करे कि ये लोग फ़ॉरेन जाके पढ़ाई लिखाई करें और स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाएं, और यहाँ जब लौटें तो उस स्पोर्ट्स को यहाँ प्रमोट करें और इंडिया को कुछ दें। तो आपने देवाशीष जी की अपील सुनी, इनका कहना है कि इनके बीच का बच्चा, इनके सिखाए हुए बच्चे आज देश विदेश में जाने से, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक बाधा बन रही है। जहां उनका कहना है कि 60% स्कॉलरशिप, 65% स्कॉलरशिप मिल रही, तो वहीं 35% एक बहुत बड़ा राशि है, जिसके लिए उन्होंने अपील की है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि इनके संघर्ष को भी हम आपको इसलिए ला रहे हैं कि इन्होंने बहुत परिश्रम से खिलाड़ी, कोच और अब आगे की भूमिका एक पिता के रूप में भी देख रहे हैं कि उनका बच्चा भी आगे बढ़े, क्योंकि उसके भी अंदर एक अचीवमेंट है। उसके कहा जाए कि जेनेटिकली वो बास्केटबॉल प्लेयर वो भी बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन खेल में जहाँ तक बात आ रही है कि समस्या सिर्फ़ और सिर्फ आर्थिक बाधा है, और ख़ास करके इस कोरोना ने तो कमर ही तोड़ रखा है। तो अब इन्हीं के बीच से इनके ही देवाशीष जी के छोटे भाई हैं शुभाशीष बैनर्जी, जो खुद राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर होकर इसी बास्केटबॉल से आज हालांकि बिहार सरकार में कार्यरत हैं, लेकिन उनके भी संघर्ष को हम जानते हैं। तो
तो पहले उनका स्वागत है, सुभाषिष जी का आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज आप कैसे देख रहे हैं, आज आपके बड़े भाई कोच हैं, आप जॉब में हैं, भतीजा खेल रहा है और एक और छोटा है जो वो भी खेलने आने वाला है, बहुत जल्द वो भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट सब में आगे आएगा। तो आप बास्केटबॉल को कैसे लेते हैं आज के दिन? सर देखिए, मेरा तो यही सोच है कि आज जो भी है, अगर हम इस जगह पे हैं, अगर आज इस मुकाम पर अगर हैं, तो इसका पूरा श्रेय मैं हम अपने बड़े भाई साहब देवाशीष बनर्जी को ही देना चाहता हूँ कि उन्हीं के मार्गदर्शन से ही हम इस मैंने बास्केटबॉल में हम एंट्री लिए थे। और जहाँ तक सवाल है कि रॉबिन का और श्रेष्ठ बनर्जी का, तो इन लोग का फ्यूचर ब्राइट है। बस इतना ही हम कहना चाहेंगे कि अगर इनको फाइनेंशियली सपोर्ट और कुछ प्रमोट अगर इनको और भी किसी और सेक्टर से या किसी और फील्ड से इनको किया जाए, तो हो सकता है कि ये ही नहीं और भी इनके जैसे कितने प्लेयर होंगे बिहार में, अगर उन सभी को इस तरह का अगर सपोर्ट और प्रमोट अगर किया जाए, तो ये लोग बिहार ही नहीं भारत का भी नाम रोशन कर सकते हैं। सुभाषिष जी, आपने कहा कि बच्चों को मदद मिले फाइनेंशियल, तो ऐसा ही कुछ संघर्ष आपने भी अपने खेल काल में किया जी जरूर, और नौकरी तक के लिए संघर्ष जारी रहा। जी जरूर। तो इसको कैसे, मतलब इस संघर्ष को आपने कैसे मतलब अपने गोल की तरफ बदला? ऐसा है ना सर कि 2002 में शायद या 2000 में शायद जब झारखंड अलग हुआ, तो झारखंड अलग होने के बाद हमारा एसोसिएशन जो था वो झारखंड के पास चला गया था। तो उस समय जो बिहार जो झारखंड और बिहार जब विभाजित हुआ था, तो बिहार को ये एसोसिएशन नहीं मिला हुआ था। तो उस समय से लेकर 2010 तक, मैंने 2002 से लेकर 2010 तक खिलाड़ी लोग ऐसे ही भटकते रहते थे। तो क्योंकि हम उस समय यूनिवर्सिटी वगैरह खेल चुके थे, तो हम लोग 2000 या लमसम 2002 तक हम लोग खेले, उसका लेकिन खेलना छोड़ दिए। लेकिन उसके बाद जब हम लोग को 2010 में जब एसोसिएशन वापस जब बिहार को मिला, तो हम लोग फिर थोड़ा एक्टिव हुए और फिर खेलना हम लोग शुरू किए और उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हुए। और आज उसी के बदौलत है कि हम सीनियर नेशनल भी रिप्रेजेंट किए, और जिसके कारण बिहार सरकार ने जो वैकेंसी निकाली थी खिलाड़ियों के लिए, उसको मैंने अप्लाई किया और आज मैं पटना कलेक्ट्रेट में पदस्थापित हूँ। अच्छा, आज तो आप जॉब में आ गए, लेकिन संघर्ष बहुत हावी रहा जी। अभी भी बिहार सरकार, आपको तो नौकरी मिली, लेकिन अभी भी बहुत सारे खिलाड़ी इसी बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं नौकरी। तो क्या सच में बिहार सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रति ध्यान नहीं देती? नहीं सर, ऐसा भी नहीं है। देखिए, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ये हमको लगता है कि 200 लमसम 2 या 215 के लगभग खिलाड़ी कोटा के ये वैकेंसी निकली है। लेकिन कुछ कारण से हो सकता है कि हाईकोर्ट में कुछ कारण से वो कुछ मामला चल रहा है, जिसके कारण वो अभी लंबित है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, सरकार तो बहुत तरह से इस खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रही है। एक तो ये वैकेंसी निकाली है, कंटिन्यू निकल रहा है। दूसरी बात है कि जैसे हम लोग सरकारी नौकरी में रहते हुए भी हम लोग को ये सुविधा दी गई है कि आप कार्यालय अवधि के दौरान ही आप कार्यालय अवधि जो होता है 5 बजे तक होता है, उससे 2 घंटे पहले आप कार्यालय छोड़ सकते हैं ड्यू टू प्रैक्टिस के लिए। तो ये सब सुविधा सरकार देती है। और एक और चीज़ हम कर रहे थे कि हम लोग अपने विभाग की तरफ से भी जब राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाते हैं, तो विभाग की भी ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो हम लोग बिहार सचिवालय की तरफ से भी जाते हैं, तो उसमें क्या है कि हम लोग को सरकार की तरफ से पूरी तरह से समर्थन मिलता है और हम लोग खेलने भी जाते हैं। अच्छा, आप भी अपने संघर्ष को, क्योंकि पूरा परिवार संघर्षशील रहा जी, तो कहाँ बाधा आती थी जब कहीं अच्छा खेलने जाने का मौका मिला और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ना जा पाए? सर ऐसा था, जब हम लोग खेलने के समय, जब हम लोग का स्ट्रगल टाइम था, जब हम लोग युवा अवस्था में थे, तो हम लोग को खेलने के लिए सर ऐसा फाइनेंशियली हम लोग काफ़ी वैसा भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो उस समय बिहार भी अलग नहीं था, झारखंड बिहार एक ही था। तो हम लोग को खेलना जाता, जैसे जमशेदपुर जाना हो या कहीं भी जाना होता था, तो खुद से ही हम लोग को टिकट कटवाना होता था, खुद से ही हम लोगों को जितना बोर्डिंग वगैरह जो भी है खुद से अपने ही से बेयर करना पड़ता था। तो लमसम उस समय के हिसाब से भी, उस समय हम लोग ये 10th या 12th में पढ़ रहे होते, तो उतना फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रांग नहीं होते थे। तो किसी तरह हम लोग अपना व्यवस्था करते थे और जाते भी थे। और बहुत सारा चीज़ जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत कमी थी, जिसके चलते भी हम लोग बहुत काफ़ी सफ़र किए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ ग्राउंड की बहुत कमी है।
यहाँ मुश्किल से अगर पटना में देखा जाए तो खेलने लायक आपको 2 या 3 ही ग्राउंड होंगे, और बाकी जो भी ग्राउंड है उसी स्थिति में नहीं है जहाँ खेला जा सकता है। और दूसरी बात है कि उस समय के समय में जब झारखंड हुआ तो हमारे यहाँ उस तरह का कोचेस भी नहीं थे। हमारे यहाँ से जैसे हमारे भैया थे, देवाशीष बनर्जी थे, तो इनके मार्गदर्शन या और भी सीनियर बहुत सारे खिलाड़ी थे, उनके मार्गदर्शन के ही हम लोग अपना ये अभ्यास करते थे, और फिर हम लोग फिर अपना इस लेवल पर या खेलने भी जाते या राष्ट्रीय स्तर पर अपना बिहार का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन जिस तरह से आज बिहार के इसमें खेल मैदानों को अस्पताल का रूप दे दिया गया है या फिर ताला लगा दिया गया है, तो क्या ये सही डिसीजन है सरकार का? नहीं, ये तो एकदम उचित नहीं है। अब आज आप देख लीजिए सर कि कहीं भी खेलने का ग्राउंड आपको ऐसा भी उपलब्ध नहीं है खिलाड़ियों के लिए कि जहां वो खुद से मोनूलॉक स्टेडियम आप चले जाइए। मोनूलॉक स्टेडियम की स्थिति आज ये है कि कोई अगर खिलाड़ी अगर चाहेगा खेलने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए भी तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा आउटर्स का गैदरिंग वहाँ हो जाता है कि जो खेलने के लिए वो वहाँ जाता है, जो उसको कुछ करना हो अगर है या अगर कुछ करना चाहता है वो नहीं कर पाता है, क्योंकि उस वहाँ पे इतना इंटरफेरेंस होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे जैसे देवा भैया ही ट्रेनिंग देते हैं, छोटे छोटे बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, वो ग्राउंड ओपन है। इन्होंने कई बार अपील भी किया, कई बार इन्होंने लिख के भी दिया कि ग्राउंड का फेंसिंग किया जाए ताकि बाहरी जो पब्लिक है उसका इंटरफेरेंस नहीं हो, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ, जिस कारण से इनको बहुत काफ़ी हद तक असुविधा भी होता है। बच्चे लोग को परेशानी होती है प्रैक्टिस करने में, या इनको परेशानी होती है सिखाने में। इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ग्राउंड की कमी, रख रखाव की कमी और कोई मैनेजमेंट का सही ढंग से पालन नहीं करना। मतलब ये चाहें कि अपने भतीजे के लिए कुछ ऐसा ही और किस ऐसे और प्लेयरों के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? रॉबिन का जहाँ तक बात है तो रॉबिन काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर है, और बेसिकली देखिए वो जो आज जो भी है जिस लेवल में है वो खुद का उसका स्ट्रगल है, और उसको कहीं से भी ऐसा सपोर्ट नहीं मिला। एक हम या हमारे देवा भी हैं जो एज ए गार्जियन के रूप में काफ़ी सपोर्ट भी किए हैं उसको। आज अगर वो बिहार नहीं छोड़ता तो उसकी भी स्थिति वही होती जो और प्लेयरों की हो रही है। उसने एक सही समय पे देवा भैया का ही मार्गदर्शन था कि इसको देवा भैया साई हॉस्टल बनारस में शिफ्ट कर दिया गया। साई हॉस्टल में इसके जो कोच है विघवंशी जी, उनके अंडर में इसने कोचिंग हासिल किया। उसी बीच में NBA का कोई ट्रायल वगैरह भी चल रहा था, तो देवा भैया के ही थ्रू ये कलकत्ता गया। कलकत्ता में इसका सिलेक्शन भी हुआ, और आज के डेट में ये एकेडमी में है। और आज आप देख भी सकते हैं कि काफ़ी माने इसका लेवल जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अप हो चुका है। अगर बिहार में रहता है तो वो जो पोजीशन आज ये हासिल कर चुका है वो बिहार में रहकर ये नहीं कर पाता है। तो इससे हमको ये काफ़ी गर्व महसूस होता है कि रॉबिन जो हम लोगों ने नहीं कर पाया वो रॉबिन आज कर रहा है, और वो कोशिश भी कर रहा है। बस एक चीज़ की कमी है कि इसको कहीं से सपोर्ट मिलने का ज़रूरत है। अगर इसको प्रमोट कहीं से मिल जाए, अगर इसको कहीं से सपोर्ट मिल जाए तो ये भी वो उस लेवल पे जा सकता है जो आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी में जैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी मदद करती है, और ऐसे भी बहुत सारे हैं जो भारत के भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो NBA एकेडमी या अमेरिका में जो लीग चलता है वहाँ भी वो लोग खेल रहे हैं। तो रॉबिन भी उस लेवल तक जा सकता है। बस तो आपने सुना इस बास्केटबॉल परिवार के परिश्रम को भी सुना, अचीवमेंट को भी सुना। सब में यही बात निकल के आई कि यदि मौका मिले तो एक ये ऐसे नहीं कई बिहार के ऐसे प्लेयर्स निकल सकते हैं जो अपना मुकाम राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सकते हैं। बस थोड़ी से उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो बास्केट ही बॉल हो चाहे अन्य खेल हो। टैलेंट है और बिहार में काफ़ी टैलेंट है, तो ऐसे में आज सिर्फ इन्हें ज़रूरत है तो इनके खेल को बढ़ावा देने की, इन्हें प्रोत्साहित करने की। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी उदासीनता से इन्हें भी अपने मेहनत के अपने अचीवमेंट पे झुकना पड़ता है। सरकार इन पे ध्यान दे तो कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें अपना प्रदेश भी छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये भी है कि अगर ये प्रदेश छोड़ के अपने खेल को बढ़ाना देना चाहते हैं तो यहाँ अभी ये भी कहा जाता है कि आप दूसरे प्रदेश से खेलते हो तो आप सम्मान के हकदार नहीं। लेकिन ऐसे कई उदाहरण भी हमारे बीच हैं
जो आज दूसरे प्रदेशों से खेल रहे हैं, नाम भी नहीं लेते प्रदेश का, भले ही वो बिहारी हों लेकिन नाम तक नहीं लेते और सम्मान बिहार से ही लेते हैं, नौकरी बिहार से ही लेते हैं, ब्रांड भी बिहार के बन जाते हैं। लेकिन आज एक मतलब कहा जाए कि आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चा चाहता है कि वो जाए मुकाम हासिल करे, लेकिन उसे भी यही कह के रोका जाता है। तो ऐसे और भी संघर्ष और कहानियों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके बीच। मैं विकास, कैमरामैन श्रवण के साथ, धन्यवाद।